बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डाउ ग्रेड बुक के 2003 का पेपर सॉल्व करने वाले बायोलॉजी सेक्शन का हिरना के चैनल से, और उसका हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन लिवर सीक्रीट्स। ह्यूमन लिवर, हमारा जो जिगर है, ह्यूमन लिवर जिसे हम इंग्लिश में लिवर कहते हैं, वो सीक्रीट करता है बाइल। ठीक है, अब ये जो और ऑप्शन है, सबसे पहले मैं सी ऑप्शन पर आऊँगी, विटामिन डी, क्योंकि मेरे जो सॉल्व करने का तरीका यही है कि मैं सिर्फ आंसर नहीं लगाती कि भाई ये रहा आपका आंसर, वो तो आपको कीज़ में भी मिल जाएगा, मैं और ऑप्शंस को भी सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ऑप्शन जो सी है विटामिन डी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई सा भी विटामिन हो, वो विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बॉडी कोई भी विटामिन नहीं सिंथेसाइज करती। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कोई सा भी विटामिन नहीं बनाती। ठीक है, वो चाहे जोन सा भी विटामिन हो, लेकिन हमारी बॉडी कोई सा भी विटामिन नहीं बनाती। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट गया। अब आते हैं कोलियोसाइटोकिनिन पर। तो ये एक हार्मोन है और ये एक एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, आप यहाँ से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कोलियोसाइटोकिनिन के बारे में क्या लिखा है कि सिक्रीटेड बाय डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ये एक हार्मोन है और डुओडेनम इसे सिक्रीट करता है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम का मतलब वो काम नहीं करता। ठीक है, और उसे कौन सिक्रीट करता है? हमारा स्टमक का एक सेल, जाइमोजिन या चीफ सेल। ये एक ही सेल है लेकिन ये दो नाम है। ठीक है, एक सेल के दो नाम, जाइमोजिन और चीफ सेल। ये क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजिन। हमारा जो स्टमक है उसके एक और सेल है ऑक्जेंटिक, और उसका दूसरा नाम क्या है? पेराइटल सेल। वो क्या सिक्रीट करता है? HCl। जब पेप्सिनोजिन और HCl दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो वो जो पेप्सिनोजिन है, जो एंजाइम है, जो इनएक्टिव एंजाइम है, जो काम नहीं करता, उसे पेप्सिन एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने लिए। तो पेप्सिन दरअसल वो एंजाइम है। ठीक है, तो ये भी सिक्रीट नहीं हो रहा, कहीं से भी ये सिक्रीट नहीं हो रहा, असल में पेप्सिनोजिन सिक्रीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डल्बेर्जिया सीसो इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ रेडवुड। डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट बाय लाइसोसोम इज टर्म्ड एज, आप ध्यान रखिएगा, सेल कंटेंट कहा है। ठीक है, सिर्फ सेल नहीं कहा कि पूरे सेल की डाइजेशन हो गई। सेल कंटेंट का है तो ऑटोफेगी। यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज और बढ़ा देती हूँ। ऑटोलाइसिस आ जाए तो ऑटोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यानी पूरा जो सेल है वो खराब हो गया है, वो उसकी डेथ हो गई है। लेकिन अगर सेल कंटेंट या सेल ऑर्गेनिली खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो गया, तो फिर ऑटोफेगी। ठीक है, अगर सेल का कोई ऑर्गेनिली की डाइजेशन हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो हम उसे ऑटोफेगी कहते हैं। लेकिन अगर पूरा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाए उसकी, या उसकी डेथ हो जाए, तो हम उसे ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंडेड लो एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। फंजाई कॉज मेनी डिजीज इन ह्यूमन सच एज, इसका ऑप्शन है मोनोलाइसिस। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू CFC विच रिलीज। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, CFC का मतलब है, C का मतलब कार्बन, F का मतलब फ्लोरीन। यहाँ पे जो C है, दरअसल ये L यहाँ पे लगाना ये लोग भूल गए हैं, ये दरअसल ये क्लोरीन है। ठीक है, यानी कार्बन फ्लोरो क्लोरीन, ये वो गैसेज है जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती है और ओजोन लेयर को ख़राब करती है। कह रहे हैं कि जब ये फ्लोरोकार्बन गैस जब रिलीज़ होती है और ओजोन लेयर के पास जाती है तो कौन सा एलिमेंट है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्लोरीन है। अच्छा, कार्बन और फ्लोरीन क्यों रिलीज़ नहीं होंगे? फ्लोरीन इसलिए रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ स्टेबल। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, फ्लोरीन स्टेबल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और कार्बन रिलीज़ ही नहीं होगा। ठीक है, कार्बन बिल्कुल रिलीज़ नहीं होते। अगर रिलीज़ होते तो हेलोजीन रिलीज़ होते, और हेलोजीन में सिर्फ क्लोरीन रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ स्टेबल हेलोजीन। क्वेश्चन नंबर 7, फर्टिलाइजेशन इन मेमल्स टेक प्लेस इन, अच्छा ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब इसमें भी आपकी मैं नॉलेज ज़्यादा कर देती हूँ। फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म और एग, जब उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है, जब वो दोनों मिलते हैं तो वो मेमल्स में किस जगह पर मिलते हैं? तो वो फेलोपियन ट्यूब है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग।
तो फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, ठीक है। अब इतने आसान सवाल नहीं आते कि फर्टिलाइजेशन इन मेमल्स टेक प्लेस इन, इतने आसान सवाल नहीं आते। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो डिस्टल पार्ट, ठीक है। या अगर डिस्टल पार्ट ना पूछे, जंक्शन पूछे, तो आप बता सकते हैं एम्पुला आइस्थमिक जंक्शन, ठीक है। ये उस जो वो ट्यूब है ना, उनके एक हिस्से को एम्पुला कहा गया है और एक हिस्से को आइस्थमिक कहा गया है। तो जहाँ पर एम्पुला और आइस्थमिक की जंक्शन होती है, मिलते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डीप जाएंगे तो वो इसी से रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक आर कॉल्ड। अच्छा, जब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक मौजूद हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं ओलिगोलिसिटल। लेकिन इन और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जब बिल्कुल यॉक हो ही ना, तो हम क्या कहते हैं, एलेसिटल। और वैसे भी आपको पता है कि जब साइंस में ए लग जाता है तो ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है। अगर किसी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये लेसिटल एक वर्ड है, इससे आगे लग चुका है ए, और ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू नॉट इन बायोलॉजी और इन साइंस। पॉलीलेसिटल का मतलब होता है जब यॉक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। एक्टोडर्म गिव राइज टू। अच्छा, ये सवाल ना 3 मरतबा आ चुका है। मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ये सवाल प्रीवियस है, इसलिए मैंने प्रीवियस लिखा भी हुआ है। इसका जवाब नर्वस सिस्टम है, लेकिन आप मेरे पिछली वीडियोस देख लीजिएगा 2000 या 2001 की। मैंने इस पर बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी है और ट्रिक भी बताया है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म वो भी आ सकता है। तो मैंने पूरी एक ट्रिक बताई है, ठीक है। आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। साइंस ऑफ एजिंग इट्स कॉल्ड ग्रेनेटोलॉजी, ठीक है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड। अच्छा, हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है। दैट इज़ वन हाइड्रा। हाइड्रा एंड कॉरल्स आर क्लासिफाइड इन। अच्छा, हमें हाइड्रा और कॉरल्स को बताना है कि ये किस फाइलम में मौजूद है, ठीक है। तो ये सीलेंट्रेट है, लेकिन ये जो 2 नाम मैंने लिखे हैं ये सीलेंट्रेट। फॉर एग्जाम्पल फाइलम नाइडेरियंस को निमाथोसाइट्स भी बोलते हैं और सीलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम याद रखते हैं आपने। बायोलॉजी में यही मसला होता है, एक चीज़ के 2 नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्नेल इज इंक्लूडेड इन द क्लास। स्नेल किस क्लास में आता है, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा। इससे मुताल्लिक भी मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट के लिए एक चीज़ रखी है, आप चाहे तो ले ले स्क्रीनशॉट। मोलस्कस, फाइलम मोलस्कस के 3 क्लासेस है, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में सिंध बोर्ड, ठीक है, सिंध बोर्ड के बुक में जो एग्जाम्पल्स लिखी है वो सिर्फ ये है, वेल्क्स, स्नेल, स्लग्स एंड पिला, ठीक है। इन 2 के मैंने इसलिए एग्जाम्पल्स नहीं लिखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। गैस्ट्रोपोडा के सिर्फ ये है, ठीक है, और सवाल भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसी से रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्नेल किस में आया है, गैस्ट्रोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 14, ascaris live in the intestine of man. It is really easy question. Sea star moves with the help of tube feet. अब आपको ये पता होना चाहिए कि सी स्टार इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फाइलम किसका है, इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा के फाइलम्स का हमें पता है कि उसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन किसके हेल्प से विद लोकोमोशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। पाइक एंड टाउट आर कार्टिलेजिनियस स्पीशीज। डिफेंसिव सेल ऑफ नाइडेरियंस आर कॉल्ड निमाथोसाइट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निमाथोसाइट्स बोलते हैं फाइलम नाइडेरियन को, क्यों, क्योंकि इनमें डिफेंसिव सेल्स पाए जाते हैं। डिफेंसिव सेल्स का मतलब इससे ये लोग अपनी हिफाजत करते हैं, कोई इन पर हमला करे तो ये लोग डिफेंस किस सेल से करते हैं, निमाथोसाइट्स से, इसलिए फाइलम नाइडेरियंस को निमाथोसाइट्स भी बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमोटेक्टिव मूवमेंट। ये तो बहुत ईजी है कि ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी,
जो पोलन ट्यूब है वो टुवर्ड्स ओवरी की तरफ क्यों ही ग्रोथ करता है? क्योंकि केमोटैक्टिक के मूवमेंट की वजह से। सेल्स विच आर एब्सेंट इन जिम्नोसम बट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म आर पेरेन्चाइमा। अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन इन्फेंट्स कॉजेज क्रिनिटिज्म। क्वेश्चन इस पर मैं जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो मैं कमेंट सेक्शन में मैं एक शॉट आपको दूंगी, ठीक है? वो मैंने जो बीमारियां है ना हॉर्मोन्स के रिलेटेड, वो सारी मैंने एक शॉट में डाल दी है, तो आप मेरा वो शॉट देख लीजिएगा, ठीक है? तो आपको ये सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम। ये तो हर किसी को पता है, ठीक है? मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड इन DI खान। ये अब नहीं मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल अब नहीं आते, ठीक है? बहुत का अगर आते भी है तो बहुत मेरे लिहाज से तो नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 23, द ह्यूमिडिटी इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश प्रोसेस इन प्लांट्स। अच्छा, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। कैसे? वो सवाल ह्यूमिडिटी और अच्छा, इसका आंसर ट्रांसपायरेशन है। पहले मैं सवाल समझा देती हूँ कि ह्यूमिडिटी इन एयर, हमारे हवा में जो नमी है वो इसका इन्वर्स रिलेशन है ट्रांसपायरेशन के साथ। यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना। अब ये सवाल इस तरह यहाँ है, लेकिन पिछले पेपर्स में भी इसी तरह का कुछ सवाल आया था, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। 24, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल अंडर हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। 24 में पूछ रहे हैं कि हम प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज को क्या बोलते हैं। दैट इज वन इज प्लाज्मोलाइसिस। ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम लूजेस कोएंजाइम एंड कंबाइन विथ 4A कंपाउंड विच इज ऑक्सलोएसिटेट। इसके लिए आपको क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है। क्या है? क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप। जब एसिटाइल कोएंजाइम आ जाता है तो क्या हो जाता है कि उससे एसिटाइल ग्रुप चला जाता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, जो कोएंजाइम है ये ज्वाइन हो जाता है एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ, और वो 4 कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है? ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ठीक है? ये क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है। अपने बुक्स में जाकर देख लीजिएगा, ये क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है। अपने सिंध बोर्ड की बुक उठाइएगा और पहला स्टेप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड, ठीक है? सीडलेस फ्रूट्स which grow without fertilization are called parthenocarpus. If temperature is reduced to near or below freezing point, enzyme become। अब आपसे कह रहे कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस कम हो जाए या नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ जाए या फ्रीजिंग पॉइंट के करीब चला जाए। नियर और बिलो का मतलब या तो करीब चला जाए या फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ जाए, ठीक है? तो एंजाइम पर क्या फर्क पड़ेगा? एंजाइम डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट का पता है क्या मतलब होता है? सी डोरमेंट, सी हमने पढ़ी है। डोरमेंट का मतलब है कि अब ये सो गया है, ठीक है? दरअसल डोरमेंट के मायने ही सोने के हैं, मतलब ये सो गया है। अगर इसको जो फेवरेबल कंडीशंस है, अगर वही टेम्परेचर जो एंजाइम को चाहिए अगर वो आ गया, तो एंजाइम दोबारा से नेचर में आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है? जब टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाता है, तब एंजाइम डोरमेंट हो जाता है, खराब नहीं होता, सिर्फ सो जाता है। फिर अगर दोबारा से टेम्परेचर सही हो जाए तो वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 40 पे चला जाए, 50 सेंटीग्रेड पे चला जाए, फिर आपका एंजाइम डीनेचर हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है? द फीदर्स विच हेल्प्स द बर्ड इन फ्लाइंग आर प्ल्यूमलाई, ठीक है? जो ये सब फीदर्स तो आपको समझ में आ जाए होंगे। डाउन फीदर, हेयर फीदर्स, क्विल फीदर जो है वो जो क्विल फीदर वो होते हैं जो उनके आखिरी सतह पर होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल उनके टेल वाले फीदर, जो उनके टेल वाले फीदर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेल तो नहीं होते बर्ड्स के, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो उनका टेल वाला हिस्सा होता है उस पर जो फीदर्स होते हैं उसको क्विल फीदर्स बोलते हैं। लेकिन वो लोग फ्लाइंग किसकी हेल्प से करते हैं? प्ल्यूमलाई के हेल्प से। शुगर स्टोर इन द लिवर एज ग्लाइकोजन, बहुत ईजी। जज़ाकिल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अल्लाह हाफिज़।